नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एसएससी जीडी के इस सेशन का और देखते हैं कि हम लोग क्या बेहतर, क्या बेहतरीन और क्या उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग एक काम करिएगा। एक सेकेंड मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज एक सेकेंड, ठीक है ना? शायद हो, देख लो, राघव से आप बात कर लो, ठीक है? तो भैया ऐसा है कि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कई लहजों से, तो वो हम लोग किया जाएगा, ठीक है ना? तो वो हम लोग किया जाएगा, शायद उसमें ना हो, आपको राघव सर से बात करना पड़ेगा, कहिए कि ये चीज़ करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में हम लोग कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन और कुछ बहुत मज़ेदार करेंगे। सबसे पहले आज का आपको फॉर्मेट समझा दें। फॉर्मेट, हाँ वो रख दो। फॉर्मेट को अगर बात करें तो पहले तिरंगा और उसके बाद कोई बात, ठीक है ना? तो आइए तिरंगे की तरफ बढ़ते हैं और सैल्यूट करते हैं। तो तिरंगे की तरफ बढ़ के सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ शानदार किया जाएगा। आज महीने का आखिरी दिन है। महीने के आखिरी दिन में थोड़ा सा मूड अच्छा भी रहता है, कभी कभी दुखी भी। अभी तो फिलहाल मस्त है ये कि सर आज 30 नवंबर का एंड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आज यहां पे 10-10 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट पे आ जाएंगे, ठीक है ना? 10-10 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट पे आ जाएंगे और फिर मजेदार ढंग से ये 10-10 क्वेश्चन वाले फॉर्मेट को हम लोग पढ़ा जाएगा। और जरा देखना कि ये 10-10 क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट है आपको कितना पसंद आता है। पहले अब देखो, जैसे इसमें पहले जैसे अब कोई भी रैंडमली मैंने पहले पॉलिटी है, फिर जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर स्टैटिक, फिर करंट अफेयर। रेडी हो? तो इसका मतलब है 10, 20, 30, 40, 50, 60, करीब 60 क्वेश्चन हैं और ये 60 क्वेश्चन में 50 प्लस सही करना। आइए, पहला सब्जेक्ट पॉलिटी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, पॉलिटी। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट कर दिया या सर आपका लाइव क्लास 7 बजे होता है और क्या? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या 5वीं अनुसूची? वो कौन सा है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है कि भैया भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर स्टेट है? तो सेकुलर स्टेट भारत को साबित करता है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना? संविधान की जो हमारे प्रस्तावना है वो हमें साबित करती है कि हम क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना, कि हम सेकुलर स्टेट हैं। जो अगला पॉइंट आएगा, 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? सोच समझ के बताइएगा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका, सर देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपके स्वतंत्रता पूछा है, ठीक है ना? न्यायपालिका की स्वतंत्रता आप अमेरिका से लेंगे, ठीक है ना? सुपरमैसी स्वतंत्रता अमेरिका से लिए हुए। अगला पॉइंट, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां में निहित होती है। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें, हमारे संसद के 3 अभिन्न अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को माना जाता है। तो अगर इन रियल पावर ऑफ स्टेट आप देखें तो वो किसके हाथ में है? यहाँ पे कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां अगर किसी के हाथ में है तो प्रधानमंत्री। भाई देखो, राष्ट्रपति को तो ये बात जग जाहिर है कि कई बिल पे ऐसे ही साइन कर देना पड़ता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? कई ऐसे बिल होते हैं जिन पे इनको ऐसे ही साइन कर देना पड़ता है। तो फिर कहां से इनके हाथ में हम लोग नहीं कहेंगे कि सर ये शक्तियां हैं, नहीं है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में वास्तविक शक्तियां, और इसको तो आप लोग रियल में अनुभव भी करते होंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया है? बताइएगा। प्रस्तावना को संशोधन किया गया, सर प्रस्तावना को 42वां। अब 42वां इतना लंबा चौड़ा संविधान संशोधन है कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आप अब कब तक घर आप निकल रहे हैं? 8 बजे के आसपास निकलूं, कोई इशू नहीं। ठीक है, मुझसे मिलके जाइएगा, ठीक है ना? एक बार कॉल करके, ठीक है? हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? सर ये माना था बेरूबारी यूनियन केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद की भारत के संविधान से संबंधित है? बताइएगा।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के संविधान से संबंधित है? सर वो है आपके संसद। यहां पे मतलब समझे, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया है, वहीं आर्टिकल 80 और 81 में, एक में आपके राज्यसभा के बारे में दिया है, तो 81 में लोकसभा के बारे में। वो ये कहना चाह रहा है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट 70 में है, 80 में राज्यसभा का गठन है और 81 में लोकसभा का। ये वो पूछना चाह रहा था। निम्नलिखित में से 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आराम आराम से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद, राज्यसभा की संरचना? सर ये तो बहुत क्लियर है, अभी अभी हम लोग बात किए थे, अनुच्छेद 80 राज्यों के परिषद के बारे में है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव, ठीक है ना, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य विधानसभा मतलब एमएलए के द्वारा, या गवर्नर या प्रेसिडेंट? तो सर राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनमें ये लोग वोट करते हैं। अगला पॉइंट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से एक है, बताइएगा। सर वैसे तो 250 है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, वर्तमान में 245 मौजूद है। और इसमें से चूंकि 250 में से 12 राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन फिर करेक्ट है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा, अब वही बात आ गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? सर 12। अब ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है। अब आते हैं जियोग्राफी के ऊपर। ये वाला ऐसा सेक्शन है जो आप अक्सर गलत करते रहते हैं, जियोग्राफी। उसमें भी मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो हिस्सा है वो गलत होता है। 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आज महीने के मतलब इस दिन में हम लोग इसी को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? बताइएगा, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है ना, पर्वतों का सागर, सी ऑफ माउंटेन, ब्रिटिश कोलंबिया। अगला, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? बहुत रिलैक्स होकर के लेक्चर खत्म होने के बाद में आराम से सोचना कि क्या आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पे आपकी पकड़ है। अगर नहीं है तो अभी समय है, बना लो, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। उस वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक में से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है सोलर सिस्टम से। अगर आपका सोलर सिस्टम वाला लेक्चर कंप्लीटली पकड़ में है तो फिर देखिएगा आपको 1 से 2 नंबर हर पेपर में मिलेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के किसी भी जीएस के पेपर में। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है? आधारात्मक बृहत्तम है न्यूजीलैंड, साउदर्न आइसलैंड। अगला, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? सर फिनलैंड को कहा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु, मतलब इनसे प्रदूषण कम से कम स्रोत की वजह से नहीं होता? सर इनमें से तेल रिफाइनरी, जेट इंजन, वनाग्नि के, अरे सर डी ऑप्शन, मिक्स्ड पॉल्यूटेंट्स इन रेन वाटर हार्वेस्ट। ये स्रोत बिंदु तो नहीं है कम से कम प्रदूषण का। तेल रिफाइनरी से जो पानी उस स्रोत है, जेट इंजन से ध्वनि निकल रही ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। अगर एयर पॉल्यूशन फ्रॉम फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में आग लग गया तो फिर वो है, लेकिन आपके जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उससे थोड़ी प्रदूषण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइएगा, साक्षरता दर सबसे अधिक है किस राज्य में? सोच समझ के बताइएगा। तो सर साक्षरता दर सबसे अधिक है मिजोरम में। क्लियर है, सबसे ज्यादा। अब सर कुछ लोग सोचेंगे अरे सर साक्षरता दर तो सबसे अधिक केरल में है ना। हाँ ओवरऑल, लेकिन क्या केरल ऑप्शन में मौजूद है? और उसमें भी अगर यूनियन टेरिटरी पूछ देता तो फिर लक्षद्वीप आंसर हो जाता। और 2011 की जनगणना आपके पेपर में आपको 1 नंबर दिलवाएगी, ये बात आप याद रखिएगा, 1 नंबर आपको दिलवाएगी 2011 की जनगणना। तो इसलिए 2011 की जनगणना को आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाना है, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगला, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सियाचिन, देखो जितने लोग लेट जुड़ रहे हो, 10-10 क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सर सियाचिन ग्लेशियर विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तुई राइल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? बार बार कह रहा हूं,
पल्लवी सिंह करे सर इतना आसान हमसे गलत हो गया, तो गलत होगा ना, क्यों नहीं गलत होगा। तो कहते हैं मैटर ऑफ कंसंट्रेशन, वो एक भी मुद्दा होता है। मिजोरम समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सर उसे आमतौर पे जो अवतल उसे खाड़ी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में भारी संख्या में जल प्लावन नहर हैं, वह किस नदी से जल लेते हैं? पंजाब की नहरें। सर पंजाब की नहरें मैक्सिमम सतलज नदी से जल लेती है। अब 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के खत्म हुए। अब हम लोग एंट्री करेंगे हिस्ट्री के ऊपर, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ो यार, क्योंकि क्या जल्दबाजी तो अभी नहीं है, आराम आराम से पढ़ते हैं एक एक चीज को समझते हुए। चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? गड़बड़ा दिए सर आप, अब लगा था आसान सा पूछ देंगे। सर 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स किस देश के संविधान में एज अ फंडामेंटल राइट है? जरा बताओ, बिल ऑफ राइट्स किस देश में? ये फ्रांस से हमको याद आया, वो फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। तो बिल ऑफ राइट्स हमेशा याद रखना अमेरिका का है। इसी बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में लिया है। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, गोपाल कृष्ण। सर देखिए ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं होंगे। अच्छा ये बात है, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, आर्य समाज। अगला, बिंबिसार कहाँ का शासक था? सोच समझ के आंसर करिएगा, बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार जो हुआ करता था वो फाउंडर हुआ करता, फाउंडर कह रहा हूं, बिंबिसार, हाँ, हर्यक वंश। और हर्यक वंश शासन कहां करता था? आपके मगध पे। बिंबिसार उसका पहला शासक था, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार और बिंदुसार में मैं जब जब आता है तो ये क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये बिंदुसार जो था ये आपके मौर्य वंश का था, ठीक है ना, अशोक का पिता। बिंदुसार अशोक का पिता मौर्य वंश का था, और ये जो बिंबिसार था ये हर्यक वंश है, ठीक है ना, ये हर्यक वंश का है जिसने मगध पे हर्यक वंश की नींव रखी थी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिंबिसार और बिंदुसार, ठीक है ना। ये अशोक का पिता है जिसने आजीवक धर्म स्वीकार किया था, और ये तो हर्यक वंश का फाउंडर है। इसी के वंशज अजात शत्रु उदाइन ये सब हुए हैं। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संग देयर वाज अ रिवील ऑफ, ठीक है ना। सांगो के काल में, सुंग होगा ना, सुंगों के काल में, सुंग वंश प्रथम ब्राह्मण वंश था ये भारत का, जो कि आपके मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ को मारने के बाद उसका महामंत्री जो पुष्यमित्र शुंग था उसने शुंग वंश की नींव रखी थी। और जैसा कि मैंने बोला ये शुंग लिखा हुआ है, ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। अगर आप प्राचीन इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश है, आपके शुंग वंश। क्लियर हुआ? तो ये शुंग, इसी शुंग वंश का फाउंडर पुष्यमित्र शुंग था, और इसी शुंग वंश के दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जिन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग को। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने एक बहुत बड़ा निर्माण किया है जिसे आप भरहूत स्तूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान से वो वाला क्वेश्चन याद करिए आप लोग जो कहता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। इसका 1799 में 4th कार्नेटिक युद्ध में देहांत हुआ था। इसको मारने वाले अंग्रेज का नाम था वेलेजली, और टीपू सुल्तान का राइट आंसर है मैसूर, ठीक है ना, मैसूर। अगला पॉइंट, पंजाब केसरी। अब पंजाब केसरी, बिहार केसरी, बंगाल केसरी, आंध्र केसरी। जैसे पंजाब केसरी आप कहते हैं लाला लाजपत राय को, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी जी को, ठीक है ना। इस तरीके के हर 4-5 स्टेट के अपने अपने केसरी नाम से सुशोभित हुए हैं महान लोग, ठीक है ना। चलिएगा अगला पॉइंट, शून्य का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? शून्य का आविष्कार, सर शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट। अगला, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? सोच समझ करके बताइएगा, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर जो रामचरितमानस है वो लिखा गया है तुलसीदास जी के माध्यम से।
रामचरितमानस को हम लोग रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, तुलसीदास जी को आदि कवि भी कहते हैं, जबकि आपके ये महाभारत को हम लोग जय संहिता, प्राचीन नाम उसका क्या है, जय संहिता के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई? देखिए सर, अगर हम बात करें वेद की तो वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो वो पाली में लिखे गए हैं, जैन धर्म ग्रंथों की बात करें तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैन, बौद्ध, ये इनके मतलब कि समय के क्या है, लैंग्वेज है जी। जैसे आज आपके समय हिंदी चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, चाइनीज चल रहा है, कई लैंग्वेज है, ये आपके बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बौद्ध, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। 29वां क्वेश्चन, जैसे जैन धर्म के प्राचीन साहित्य को हम लोग पूर्व के नाम से जानते हैं, पूर्व, ये जैन धर्म के प्राचीन साहित्य हैं, ये हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य हैं, और बौद्ध धर्म के प्राचीन साहित्यों को, बौद्ध साहित्यों को हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। जैन ग्रंथ और कौन से हैं? अंग, उपांग, छेद सूत्र, प्रकीर्णन, ये सब आपके जैन धर्म ग्रंथों के नाम हैं। बौद्ध धर्म में आपको दीपवंश, महावंश, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब आते हैं आपके बौद्ध धर्म में। और हिंदू धर्म में पुराण, महापुराण, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे आते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में आप किसे जानते हैं, बताइएगा। भारतीय पुनर्जागरण 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के समाप्त होंगे तो मैं अगले 10 के ऊपर मूव कर जाऊंगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, इनसे कोई भी पेपर हो 5-7 ही प्रश्न करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। वो कौन कौन से? इनका समाधि स्थल सर एवन नदी किनारे ब्रिस्टल में। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी, ठीक है। सती प्रथा के लिए ये बहुत ज्यादा जाने गए। अब हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिक जीके का स्टार्ट, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो 10-10 क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट है वो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। अब स्टैटिक जीके पे आते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्य एक बात याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक, ऐसे कई बार आपने सुना होगा कि भारत की जितनी भी आपकी वो है, भारत की कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की खाने पीने से रिलेटेड जितनी संस्थाएं हैं सबका हेडक्वार्टर रोम में पड़ता है, रोम, ठीक है ना। और आपको एक चीज बता दें, इटली, आज करंट अफेयर में इटली का पोम्पोई जगह बहुत चर्चा में रहा। जो लोग करंट अफेयर की सुबह 8 बजे की क्लास में आते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे सर ये क्यों चर्चा में है। विश्व में 7 अजूबे थे जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आपके अंगकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया। और विश्व के 8वें अजूबे के लिए जो आखिरी जंग 2 महान स्ट्रक्चर में हुआ, आकृतियों में हुआ, वो इटली के पोम्पई और अंगकोर वाट मंदिर के बीच में, और अंगकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया। तो यह भी आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। इटली को गौरवर्ण देश, अंगूर का देश, सुरा सुंदरियों का देश, ये सारी भी चीजें कहते हैं। इटली में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है पो नदी, ठीक है ना। इटली की पो नदी की तुलना हम लोग भारत की गंगा नदी से करते हैं, यह बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना, गंगा नदी से करते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। और इटली में ही खाने पीने की सारी चीजें हैं। खाने पीने से एक बात याद आई, शायद आप लोग में से आप लोगों को न पता हो, एक बड़ी दुखद वीडियो वायरल हुई, मैंने भी उसको देखा। और सच कहूँ तो यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि एक उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। थाने में एक 6-7 साल का बच्चा पहुँचता है और वो रोता है। उस वीडियो में ये है कि वो दरोगा के पास फिर जाके रोने लगता है, पुलिस वाले सर ये बहुत रो रहा है। वो बताता है मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं और मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर उसने बताया कि मेरे पिताजी भी नहीं। अब सोचो वो 6-7 साल का बच्चा है कि मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरी माँ मानसिक रूप से थोड़ा मतलब विक्षिप्त हैं, वो भी 3 दिन से, मतलब उसको जब खाना दिया गया तो बोला मम्मी भी 3 दिन से नहीं खाई हैं। तो ये 3 दिन से माँ बेटे खाना नहीं खाए। मिर्जापुर में चुनार तहसील एक पड़ता है, मैं तो उसे अच्छे से उस तहसील को जानता हूं। ऐसा एक काम किया करो,
तुम लोग खाना थाली में कभी भी बर्बाद मत किया करो, किसी कीमत पे ये मत किया करो। और अगर कभी थाली में खाना छूटता है तो मेरी इस घटना को याद किया करो कि ये 6-7 साल का बच्चा थाने में जाकर के रो रहा है कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं। वीडियो बहुत वायरल हुई है। अब ये खाने पीने से ये क्वेश्चन रिलेटेड था तो मुझे याद आया। तो आप लोग में से कई लोग अपनी परिस्थितियां रोते हैं ना कि सर घर में पैसा नहीं है, मैं कोर्स कैसे खरीदूं, मैं कोचिंग कैसे जाऊं, मैं किताब कैसे लूं, ऐसा। और उस बच्चे का सोचो जिसके पिता नहीं है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। समझिएगा, भगवान ने आपको हमको जो दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करिए। हम लोग से भी बहुत बुरे बुरे कंडीशंस में लोग हैं और हम लोग से अच्छे हैं, उनको तो ठीक है किनारे करते हैं तो अपनी परिस्थितियों में ही बेहतर करने की कोशिश करिए। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। आज जब मैं ये वीडियो देखा और सुना कि जिसमें 6-7 साल का बच्चा 3 दिन, ऐसे कितने लड़के लड़की होंगे जो बेचारे खाना नहीं खाए होंगे। तो यार अपने ना मतलब थाली में खाना मत छोड़ना, अगर हो सके तो आज के बाद ये जरूर करना, ठीक है ना, किसी भी कीमत पे। और छोटे बच्चे दिखें ऐसे गरीब कंडीशन में तो उनकी मदद करना, साइकिल, बाइक, स्कूटी, कुछ भी हो आपके पास, जिससे भी आप जा रहे हो, दिख रहा है आपके पास, यदि समय है 2-4 रुपए, पैसे मत देना। मैं ये भी कहूंगा नहीं, उससे भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पैसे कैश में कभी मत देना, उनको कुछ खिलाओ, उन्हें खुशी बांटो। रैंडमली कभी अपने पिज्जा न खाने जाओ, एक डिब्बा पिज्जा का खरीद करके या दुकान पे ले जाके उस बच्चे को जो रोड पे है, गली मोहल्ले में, उनको पिज्जा खिलाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और उन्हें भी, ठीक है ना। तो मुझे वादा करो कि एक ऐसी एक्टिविटी आप करोगे और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जरूर करूंगा, मैं बहुत जल्द करूंगा। इवन तो आप देखिएगा आज 2-4 दिन के अंदर मैं ऐसी कई एक्टिविटी कर डालूंगा और सिर्फ इन 2-4 दिनों के लिए नहीं करता हूं, आगे भी करूंगा, ठीक है, आपसे भी उम्मीद करता हूं। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय। अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तब चर्चा में आ गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तब चर्चा में आ गया जब राहुल द्रविड़ जी का विश्व कप जीतने के बाद से फ्रेंचाइजी खत्म, मतलब उनका की जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था। पता चल रहा था कि वो आईपीएल में लखनऊ की तरफ से अब मेंटोरशिप या लखनऊ के कोच बनेंगे, लेकिन T20 विश्व कप तक राहुल द्रविड़ जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। अगला पॉइंट, गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हालांकि जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना, और ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अलावा ये कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला पॉइंट, मुंडा जनजाति किस राज्य से में पाई जाती है? अभी संताली महोत्सव, संथाल जनजातीय ग्रुप से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी संबंधित हैं और मुंडा जनजाति ये आपके कहां पाई जाती है? झारखंड से। बहुतायत में ऐसा नहीं है कि मुंडा एक भी नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैक्सिमम तो यहां पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दिवाली के 5वें और अंतिम दिन मनाया जाता है? अभी जब कुछ दिन पहले दीपावली बीती थी तो बनारस में, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, जो मेरा बर्थ प्लेस है, वहां देव दीपावली बहुत अच्छी मनाई गई। 5वें दिन जो मनाया जाता है दैट इज भाई दूज। हालांकि अब इसमें कंफ्लिक्ट हो सकता है, कुछ लोग क्या 3 दिन बाद, कुछ, क्योंकि अब तो हर त्योहार 2-2 दिन पड़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में तो कंफ्लिक्ट हो सकता है भाई, लोकल रीति रिवाज अलग है। निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? अब यहां पे जिसको हिंदू कैलेंडर ध्यान होगा वो बता देगा। अच्छा, आज 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 40वें क्वेश्चन के बाद मैं साइंस पे जाऊंगा, फिर मैं करंट अफेयर पे जाऊंगा। किस हिंदू महीने में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है? बी ऑप्शन, कार्तिक, ठीक है। अगला पॉइंट पे आएंगे, मीनाक्षी श्रीनिवासन ने निम्नलिखित में से, देखो ये ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड है, इसका आंसर आप मत करिए, मैं बता देता हूं, भारतनाट्यम। बस आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर का आपके पेपर का क्वेश्चन था, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्री, और हां, जो आप वो भारतनाट्यम, कथकली, केरल, मोहिनी अट्टम, ये सब रट के बैठे रहते हैं ना, उतना ही आर्ट एंड कल्चर से काम नहीं चलेगा, आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा और इन सब को भी रटना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भले आप जीडी का एग्जाम दें, एमटीएस का एग्जाम दें, वो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो हलीम खान, सी ऑप्शन, कुचिपुड़ी। अगले पॉइंट पे आते हैं, हिकत या हिकात
कहां का है? सर हिकात हो, दंडी नाच हो, कूद हो, ये सब कहां का है? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। ये सब नृत्य कहां के हैं? तो जम्मू कश्मीर के। अगला, अच्छा एक बात और बता दूं कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन के बाद साइंस के ऊपर जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन साइंस का, फिर 50 से 60 करंट अफेयर। सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है? सर वो है लेप्चा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब साइंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, साइंस स्टार्ट। एक बार यार जितने लोग लाइव हो कम से कम उतने लोग लाइक तो कर दीजिए, जितने लोग लाइव हैं, ठीक है। और चलिए साइंस स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 10 क्वेश्चन है, जरा आजमाओ कि तुम कितने सही करते हो। वायु दाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट, ये तो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था एक आध दिन, अब भी गलत हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि 2 दिन पहले ही पढ़ाओ फिर पूछ दो तो गायब। तो सर इसका मतलब होता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। अगला पॉइंट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, उसके बराबर होता है या उसका आधा होता है? जब आप साबुन लगाते हैं तो बुलबुले आ जाते होंगे, हैं? तो उसका दाब कितना होता है? सर ए ऑप्शन, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी वजह से वो जल्दी से फूट भी जाता है। अगला, जल की सतह पर तेल तैर जाता है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस साइंस के आपके पेपर में ज्यादा रहते हैं रेदर देन की वन लाइनर। क्यों? क्योंकि तेल जल की अपेक्षा जो होता है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है तेल का, इसलिए उस पे तेल तैर जाता है। इसीलिए आप देखते हो वो मच्छर उच्छर से बचने के लिए मिट्टी का तेल वेल पानी पे छिड़काव कर दिया जाता है। ये तो हम लोग किए हैं कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी भारी हो गई है। ये तो आप, ये तो तुम लोग 1 नंबर लूट लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? बताओ, जैसे बादल होते हैं, आप कभी फ्लाइट व्लाइट से आइए जाइए एरोप्लेन से तो देखेंगे तो तैर रहे हैं, उसी के बीच में से आपकी फ्लाइट भी गुजर जाती है। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? सर उसका डेंसिटी, अपने घनत्व के कारण। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता? ये टफ नहीं है, अगर आपको बाय द वे नहीं आ रहा और आपको लग रहा हो कि टफ है, ये टफ ऑफ नहीं है, आपका ध्यान इस क्वेश्चन पे शायद ना गया हो। नहीं तो आप टीएनटी, टीएनजी, आरडीएक्स, आप लूसेंट जैसी किताब भी उठा करके आप देखेंगे जो जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लूसेंट में वन लाइनर बहुत इंफॉर्मेशन है, उसमें भी ये सब पीछे के पेज पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा एमाटोल में। अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइएगा। डीडीटी इज अ जर्मीसाइड या पेस्टिसाइड या एक्सप्लोजिव या डिस्ट्रॉयर? सर देखिए, डीडीटी एक्सप्लोजिव तो नहीं है सर, ये इन 3 में से हो सकता है, रोगाणुनाशक, कीटनाशक, विषाणुनाशक। तो सर डीडीटी है आपके, आरडीएक्स इज एन एक्सप्लोजिव। कौन सा कथन सत्य नहीं है वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, डीडीटी। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? हम लोग जानते हैं कि आरडीएक्स को इटली में T4 कहा जाता है, भारत में इसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कहा जाता है और साइक्लोनाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग करते हैं? विस्फोटक की तरह, तो विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। अभी 2 क्वेश्चन पहले हम लोग यही पढ़े थे। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? बताइएगा, किसका मिश्रण खानों। अब 50 क्वेश्चन जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग अगले 10 क्वेश्चन किस पे जाएंगे? करंट अफेयर पे, क्योंकि जो ओवरऑल जीएस है वो बिना करंट, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इनके कंप्लीट ही नहीं होता है। इसका राइट आंसर है मीथेन और एयर के मिक्सचर की वजह से करंट अफेयर। मेरा तो अब धीरे धीरे देखो, एक तुम लोग को एक बात बता दो, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टीचिंग में तो मैं जीएस टीचर, प्योर जीएस, 8-10 साल प्योर जीएस ही पढ़ाया हूं। पिछले 3-4 सालों से जब से मैं अड्डा परिवार के साथ जुड़ा हूं, करंट की फील्ड में उतरा। अभी मुझे करंट अफेयर पढ़ाते हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आई होप 2 साल हुआ है, 3रा साल अब चल रहा होगा, 3रा ही चल रहा होगा, 2 ही साल हुआ होगा। लेकिन अब ये धीरे धीरे मेरा फेवरेट होता जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक मजेदार चीज, हिस्ट्री के बाद, फिर भी मैं कहूंगा हिस्ट्री के बाद रोज नया नया मजा आ जाता है। जबकि एक टीचर के तौर पे आप लोग YouTube देखते होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके टच में अगर कोई YouTube टीचर हो, ईमानदारी से उससे पूछना कि सबसे ज्यादा मेहनत वाला सब्जेक्ट कौन है, तो यही है।
रोज आपको क्वेश्चन खोजने पड़ेंगे, रोज उसके ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। और ये ऐसा भी नहीं है कि इतिहास भूगोल की तरह या मैथमेटिक्स के फॉर्मूले या रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की तरह कि आपको तय हो जाके यही बताना है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आप करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकते हो। तो हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन शायद आप लोग सहमत होंगे कि करंट अफेयर में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। एज अ टीचर, जो मेरा यूट्यूब का अपना एक अनुभव है करंट अफेयर, अभी तुम लोग को पढ़ा लूंगा ना, जाके पागलों की तरह 10 वेबसाइट खोजूंगा, कौन सा क्वेश्चन आया, इसमें ऑप्शन क्या रखूं, मैं खुद उसको पढ़ूंगा। अब हमको क्या पता कि आज मोदी जी कौन योजना ला देंगे, तो खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, करंट अफेयर। सेल्सेट साउलो को संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की पहली महिला या 3-4 महीने पहले नियुक्त हुई हैं। प्रमुख चुना गया वे किस देश से संबंधित है? सर, अर्जेंटीना से। ये फुटबॉल चैंपियन भी है 2022 का। रज्जब तैयब एर्दोगान को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? बताइएगा, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? अब देखो, ये 4 महीना पुराने क्वेश्चन है, अब पूछेगा तो 8 से 10 महीने आपके पेपर में पुराना। सर, ये तुर्की का अपना नया नाम तुर्की हो गया है। 2 जून को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस? ठीक है ना, डी ऑप्शन, तेलंगाना। अच्छा, एक दिन मैं पढ़ा रहा था, कल या परसों क्लास, तो उसमें मैंने 9 नवंबर को बता दिया था उसका क्या कहा जाता है राजस्थान का, जबकि वो उत्तराखंड होगा ना। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर शायद आपसे ह्यूमन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, मेरे मुंह से राजस्थान का स्थापना दिवस निकल गया, जबकि वो उत्तराखंड वगैरह का है, राजस्थान का तो उस दिन नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आई या मां पर्यटन नीति को दिया है? देखो, आई वर्ड जो है ये महाराष्ट्र में खूब बोला जाता है। मां के लिए जो प्रयोग किया गया शब्द है दैट इज आई, ठीक है ना। तो आई वर्ड, एक सेकेंड। हाँ पापा, मैं आपको कॉल करता हूं, बस 5-7 मिनट रुक, मतलब 15-20 मिनट रुक जाइए, मैं कॉल कर रहा हूं आपको। देखो यार, दुनिया में सबका फोन उन टाल दिया करो, मम्मी पापा का मत टाला करो, उनको आपकी बहुत जरूरत रहती है। एनी टाइम सबका फोन काट दो, मम्मी पापा का नहीं कटना चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के कृतिवासन, शिव प्रताप, सर रटा हुआ है के कृतिवासन, ठीक है ना, के कृतिवासन। उत्तराखंड में उत्तर काशी हिमालयी क्षेत्र, आजकल उत्तराखंड वो सिल्कियारा टनल की वजह से बड़ा चर्चा में है। वो 41 जो आपके श्रमिक लोग हैं उनको निकाला गया है सुरक्षित। पता चला कि वो अंदर बैठ के वीडियो बना रहे थे, अब पूरी दुनिया वीडियो देख रही थी कि ये बेचारे निकलेंगे कैसे। तो एक मीडिया वाले ने दिखाया है कि ये बड़े आनंद से बैठ करके वीडियो बना रहे थे। अच्छी चीज है, एंजॉय कर, बेचारे 17-18 दिन बाद निकले जीवन और उसके जीने की लालसा को लेकर के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी जो श्रमिक हैं वो सुरक्षित बाहर निकाले गए। इसकी जितनी सराहना की जाए भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की मतलब बड़ कम होगी। ये एक अच्छा अनुभव रहा। रिंग साइट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिंग साइट जो लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। अगले पॉइंट पे आएंगे, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आएंगे और फिर देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये नमो शेतकारी महासम्मान नामक योजना निम्न में से किस राज्य की है? सर हम रट गए हैं, ये महाराष्ट्र की है। करंट अफेयर में ये थोड़ी कहना है, कुछ क्वेश्चंस में, सब में नहीं कि हम रटे नहीं, रटे हैं, हमको याद है। 60 क्वेश्चन के बाद जरा सुनिएगा, निम्न में से किस राज्य से अभी हाल ही में अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। अब मेरी बात वो लोग सुने, देखो आज आपके सरप्राइज टेस्ट भी मैं चाहूं तो यहां पे ले सकता हूं, लेकिन चूंकि 7:40 हो गया है और आईबी के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सेशन लगा हुआ है तो वहां थोड़ा जाना पड़ेगा, वो बच्चे भी वेट कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं, अब यार 60-70 क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा सा आराम किया जाएगा। आराम इन द सेंस कि ये जो एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जितने लोग, अच्छा अभी एक आईबी का सेशन लगा हुआ है मेरा 10 मिनट का है, जो ग्रेजुएट होंगे वो आ जाएंगे उसमें। अड्डा 24/7 पे आज जाइए, ऑल कोर्सेज में, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए, एसएससी में जाइए और एसएससी जीडी में जाइए। एसएससी जीडी में जो ये आपका वीर बैच है, अगर खुद पे भर, देखो डबल वैलिडिटी चल रही है महापैक पे,
ठीक है ना, डबल वैलिडिटी चल रही है। अगर आपको महापैक के साथ जाना है तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्स सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इस एक बैच के साथ जुड़ जाओ, इसकी भी डबल वैलिडिटी चल रही है, महीने का लास्ट है। जो लोग जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज, मैं देखो बहुत ज्यादा इस मुद्दे पे नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। और Y182 ये है मेरा कूपन कोड, जिस कूपन कोड से आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, जिस कूपन कोड से आज आप डबल वैलिडिटी का लास्ट कुछ छड़ चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने लोग लल्ला ग्रेजुएट हो, आज IBACIO का लास्ट डेट है ऑफर का अड्डा के ऊपर। मैं उसके बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं इस बात को, बाकी जो लोग जानते हैं वो IBACIO का अगला मेरा सेशन लगा है, उसमें नाम है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज और प्लीज सभी लोग आप YouTube के ऊपर आइए, जहां पे एक मेरा सेशन लगा होगा, अगर आप देखेंगे तो जहां पे एक मेरा छोटा सा सेशन लगा होगा ये, ठीक है ना, IBACIO, कहीं आप भीड़ का हिस्सा तो नहीं, जाने तैयारी करने का सही तरीका मैं इस सेशन में आपको अभी मिलने वाला हूं, अभी तुरंत। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन है, आज लास्ट क्लास है लल्ला, ठीक है ना, लास्ट अवसर है इस बैच का जुड़ने का। तो प्लीज आप इसमें थोड़े 10 मिनट के लिए, देखो ये 7:45 पे लगा है, 7:42 हो रहा है। इस सेशन में जो लोग ग्रेजुएट हैं वो जुड़ जाए। दूसरी चीज, जैसे ये जो मैंने क्लास लिया, इसकी PDF कहां मिलेगी? लेक्चर के आधे पौन घंटे बाद आप आराम से PDF वाले सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। आरती साहू कह रही सर आप लोग अलग अलग कोड क्यों बताते? लल्ला, कंपनी में सभी को एक अपनी अलग अलग पहचान होती है, घर में ही सभी लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो कूपन कोड है, आपका जो फेवरेट होता है आप उसको लगा लेते हैं, जिससे आपको बात समझ में आती है। जैसे मेरा कूपन कोड Y182 है, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। घर में भी सबका नाम एक क्यों नहीं आरती साहू? बताओ, तुम्हारे मम्मी का भी नाम आरती हो जाना चाहिए था, बहन का नाम भी आरती, समझ रहे हो ना। तो सबकी एक अपनी इंडिविजुअल पहचान होती है, दैट्स वाई सबका अपना अपना यहाँ कूपन कोड भी है। तो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हो, और यहां सिर्फ ग्रेजुएट लोग आना दोस्त, क्योंकि ये फॉर्म जो है IBACIO का, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना, सिर्फ ग्रेजुएट। इसलिए मैं क्यों कहूं कि 10वीं पास मेरा स्टूडेंट भी आ जाए, 12वीं पास भी आ जाए, सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहां पे आएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और आपको यहां पे क्या करना होगा, आपको यहां पे जुड़ना है, जो मैं बताऊं थोड़ा फॉलो कर लेना, अच्छा रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय जय। आइए सभी लोग प्लीज।